राधे कृष्ण, राधे राधे। मैं अपने छठे वीडियो के तहत ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे जब तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों के पास में जब दौड़ने लगी, तो सारे डॉक्टर्स मुझे सही रिपोर्ट देते, मेडिकल रिपोर्ट। ये लोग तो जाते नहीं थे मेरे पास, लेकिन मेरे पास कुछ कुछ जो सेविंग्स थी, उसी सेविंग के हिसाब से जिंदा रहने के लिए मैं किसी तरह से मैं डॉक्टर के पास जाती, और डॉक्टर मुझे कहते कि आप सही हैं, सारी रिपोर्ट सही आती, लेकिन मेरी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ से निकल करके मैं वृंदावन तक गई, तो वहाँ भी वही हाल रहा। पहले तो मेरे पास पैसे नहीं रहते, कई बार ऐसे हुए कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन तो लिख देते फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन टेस्ट करवाने के पैसे नहीं होते, मेडिसिन के पैसे नहीं होते। और फिर अंततः एक भगत जगत ने अलवर, शायद अलवर नाम था जगह का, तो वहाँ पे एक भगत ने मेरी ट्रीटमेंट करवा दी, और हालात मेरे ऐसे हो गए थे कि खड़े खड़े यूरिन पास होने लगे थे। मेरी जो यूरिन की, किडनी की जो कैपेसिटी इतनी कम हो गई थी, कंट्रोलिंग पावर कम हो गया था। मैं उठ नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि कम से कम 6-7 बार वृंदावन में मुझे मारने की कोशिश की गई। जब मैं सबसे पहली बार जब यहाँ से बहुत खराब हालत के साथ 2018 में राजगंज को छोड़कर वृंदावन 320 रुपये में गई, तो हालत बहुत ख़राब थी। कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना सेहत थे, ना सर्टिफिकेट थे, ना कोई जानने वाला था, ना कोई सहारा, वेल विशेस कुछ नहीं था। यहाँ से गई तो एक आश्रम का महंत मिला, रामदास करके, वो सीताराम आश्रम में वो रहता था। वो मुझे लेते गया था अपने आश्रम की, आप कुछ दिन मेरे आश्रम में रहिए, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उस आश्रम में जाने के बाद मेरी इतनी ख़राब हालत थी, उसके बाद भी अपने आश्रम में बर्तन धुलवाने लगा था मुझे, कड़ी धूप में, जून के महीने में, और मेरी हालत ख़राब। वो बर्तन धुलवाता, उसके साथ उसका एक कुक था, उसका लंगोटिया यार था घनश्याम करके। तो घनश्याम थोड़ा सा मुझसे बात करता, देखभाल की कोशिश करता, पर पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि कुछ सही नहीं जा रहा है, उसके वाइब्स कुछ सही नहीं आ रहे हैं। बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो सही इंटेंशन नहीं थे, और हमारे राजगंज से मिले हुए थे, और मेरे पिताजी के वो जानने वाले व्यक्ति थे। इसी बीच में वहाँ पे एक सज्जन मिले, गोपाल कृष्ण करके, तो मैं उनको भैया बोलती थी। तो उन्होंने सहायता करके मुझे अपने एक शिष्य के घर में रखवा दिया था। तो उनके शिष्य के घर में भी एक दिन मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मत पूछो। वही हाल, माथा फटने लगा, उल्टी निचली, सांस लेने में दिक्कत, और रात को उनकी छत पे सो गई, और सांसों में जो दिक्कत होने लगा, लुढ़कने लगी मैं। तो मैं समझ गई कि यहाँ भी कोई गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे पिताजी के सारे शिष्य और नौकरानियाँ, पड़ोसी, दुश्मन सब वृंदावन में। एक अटैक वहाँ पे हो गया, और दूसरा अटैक कहाँ हुआ कि मैं दवाइयों के लिए, वहाँ पे एक बहुत बड़ी होटल है बसेरा ब्रिज भूमि करके, वहाँ एक रिसेप्शनिस्ट का जॉब मिल गया था मुझे 10,000 रुपये में। तो मेरे साथ मेरे कलीग थे आशुतोष शर्मा करके। तो आशुतोष शर्मा, तो इन्हीं 4-5 महीने के अंतराल में मैंने देखा कि मैं
एक दिन बाथरूम को जा रही थी और किसी कारणवश से कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी, वापस रिसेप्शन में मैं आ गई। और रिसेप्शन में जब आई तो मैंने देखा कि आशुतोष शर्मा सीसीटीवी कैमरा का तार इस तरह से नोच रहा है और मेरी बोतल में कुछ इस तरह से वो हिला रहा है। और पीछे से मैं बोलती हूँ आशुतोष ये क्या कर रहे हो, तो वो बिल्कुल से डर जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता और वो पानी मैं पी जाती हूँ। और पानी पीने के बाद अपने घर में 6 दिन तक बेहोश हो जाती हूँ। दरवाज़ा खुला, सब कुछ खुला। और इसी समय 6 दिन के बाद जब मैं बेहोश थी तो मेरे एक पड़ोसी हैं और जानने वाले हैं, वो मुझसे मिलने के लिए आते हैं कि देखूं भाई मैडम को इतने दिनों से 5-6 दिनों से देखा नहीं है, वो किस हाल में है। वो देखने के लिए आए तो देखे दरवाज़ा खुला है, मैं बेहोश पड़ी हूँ। मुझे अपनी बाहों में उठाया, पानी वानी पिलाया, दवा दारू जो थोड़ा बहुत करना था वो उन्होंने कर दिया। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं चल तक नहीं पा रही हूँ। जिस तरह से मेरा राजगंज में हालत था, मैं चल तक नहीं पा रही हूँ। उसके बाद मैं होटल गई और होटल में अपने जीएम को बोला, अपने एमडी को बोला, लेटर लिखा, क्योंकि वो मिलते नहीं थे, अपने चैम्बर से निकलते नहीं थे। और अंततः जब बात उन तक पहुंची तो वो इन्वेस्टिगेट किए और इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने, आशुतोष ने साफ मना कर दिया कि ये मेंटल है, ये कह दिया कि ये मेंटल है। हाँ, इनके पास एक मेंटल सर्टिफिकेट है, ऐसे करके किसी ने मुझे बताया, उसने कहा, आशुतोष ने कहा। लेकिन एमडी ने मुझ पर भरोसा करके ललित नारायण अग्रवाल ने एक रिसेप्शन में हिडन कैमरा लगा कर रखा था, डिजिटल कैमरा। उस डिजिटल कैमरे में को जब सर्च किया गया तब उसमें वो जो सीन था उसमें कैप्चर हो गया कि वो किस तरह से मिला रहा है, सीसीटीवी का कैमरा का तार नोच रहा है। उसको समझ में आ गया कि यह मामला बहुत खराब हो गया मैडम के साथ, और उसको तो निकाल दिया होटल से, और मुझे भी जाने को कह दिया, क्योंकि पूरी सिस्टम की वो बदनामी होती, और मुझे जाने के लिए भी कह दिया। लेकिन ऑन द ड्यूटी मैं मरते मरते बची हूँ, मुझ पर जानलेवा अटैक हुआ है, मुझे कंपनसेट भी नहीं किया। बट मुझे सुनने में आया था कि वो 3-4 लोगों का पार्टनरशिप था, लेकिन ललित कह रहे थे कि इनको देना चाहिए, इनकी जान चली जाती, इनको कंपनसेट करना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन बाकी लोगों ने मुझे कंपनसेट नहीं किया। एक अटैक ये था, और दूसरा उनके साथ एक और कलीग था जय करके, जिसको मैं मोनू बोलती थी। तो उनके जानकार का एक पीडी गौतम नाम का एक डॉक्टर था, आँख का डॉक्टर था। ये मुझे कहा, क्योंकि होटल में जो पैसे मिलते थे सारे पैसे मेरे खर्च हो जाते थे। 10,000 रुपये में घर का भाड़ा देती, रिचार्ज करवाती, दवाई की भाड़ा, गाड़ियों की भाड़ा, बहुत सारी चीज़ों की खर्चे, तो पैसे एकदम से नहीं बचते, बहुत कम। तो उसमें जो पैसे बचे थे सेविंग किया था। तो इन दोनों दोस्तों में से दोनों में किसने क्या किया पता नहीं, मेरे अकाउंट से वहाँ पे यूनियन बैंक का एक अकाउंट खोला गया था कि जिसके मेरे होटल के रेफरेंस से, उसमें जो भी मेरी सेविंग थी वो फर्जरी तरीके से पूरी सेविंग अचानक से वो ज़ीरो हो गई। और जब मैं पैसे निकालने के लिए गई आपका यूनियन बैंक, तो उसके मैनेजर कहते हैं मैडम पूरा ब्लैंक है, आपके खाते में कोई पैसा नहीं है। और पैसा कहाँ से, OTP वगैरह मेरे मोबाइल पे रखा रहता था, जब बाथरूम जाती थी मोबाइल मेरा छुटा रहता था रिसेप्शन में, और उसी मोबाइल मैं समझ गई कि ये OTP गया। और उसके बाद ये सारी पैसे, मुझे लगता है कि अच्छा खासा पैसा था। फिर उसका मैंने चुंगी चौराहा में मैंने एक इसका रिपोर्ट करवा दिया, सन्हा करवा दिया। सन्हा की कॉपी भी चोरी हो गई, तो सन्हा करवा दिया। उसके बाद पैसे मुझे नहीं मिले और बहुत परेशानी आई मुझे यूनियन बैंक में। बाद में उसको पैसे ही नहीं थे। फिर उसके बाद होटल छोड़ने के बाद फिर तो हालात भिखमंगों वाली हो गई कि फिर कहाँ से कोई पैसा देता, कोई थोड़ा बहुत देता, भगत जगत देता दया करके, तो उससे चीज़ें चलने लगी। भंडारे में खाना खाने लगी, कपड़े उपड़े जो भी थे सब कुछ भी नहीं रहा।
और फिर इस बीच में पीडी गौतम जब आया, एक आँख का डॉक्टर था, इन लोगों के ही सर्कल से था, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप मथुरा चले आइए मैडम, आपका भाड़ा गुत्था सब मैं दूंगा और आप आराम से रहिएगा। उनकी बात पे आकर के मैं अपने घर का जो भी सामान था, जब पेमेंट मिला था, एक एक करके मैंने सामान खरीदा था। मैट्रेस खरीदा था, इलेक्ट्रिक कैन खरीदा था, कपड़े खरीदे थे कि रिसेप्शन में जाती हूँ तो कुछ अच्छे कपड़े होने चाहिए, 4-5 जोड़ी अच्छे कपड़े होने चाहिए। जो भी सारा सामान, पंखा वंखा सब मैंने पूरी कमरे का एक एक पैसा 10 घंटा काम करके इसी हालत में मैंने सारा सामान इकट्ठा किया था। उसको लेकर मैं मथुरा चली गई। पीडी गौतम ने वो एक कमरा मुझे दिलवा दिया था, द्वारकापुरम शायद नाम था वो, हाँ, गोवर्धन वाली रोड में। उस द्वारकापुरम में मुझे वो एक कमरा मुझे भाड़ा में दिलवा दिया और 2000 रुपया उसी दिन दिया। उसके बाद से उसने बोला कि खाना पीना, राशन वाशन सब हम आपको हेल्प करेंगे, तब तक आप नया जॉब देख लीजिएगा। इसके बाद से एन वक्त पे खाना पीने का संख्या भी कम, कुछ दिन तो अपने घर में खिलाया। और उसकी बीवी थी, एक नर्स बीवी थी, मेरी क्या खिलाया पता नहीं। तबीयत मेरा वैसे ही बिगड़ा था और बिगड़ने लगा। फिर भाड़ा भी ख़त्म हो गया, भाड़ा भी देना वो बंद कर दिया। बस 15-20 दिन के अंदर की बात है। और जो मालकिन उसकी थी और उसका जो बेटा था, एक तरह से वो मेरे कमरे का नज़र रखने लगा, जैसे मुझे लगा कि किसी ने मुझे नज़र बंद कर दिया हो। और मेरे कमरे में ऐसे खुला रहता तो कभी कभी लगता कोई मेरे कमरे में आया है। मेरे घर में जो थोड़ा बहुत आटा वटा रहता था तो लगता था किसी ने आटा वगैरह किसी ने छुआ है, हाथ डाल करके उसको घुमाया है, कुछ ऐसे करके। तो कुछ स्ट्रक्चर बदला रहता, कभी कुछ रहता। अगर मैं बाहर जाती तो कुछ अनईजी सा मेरा कमरा लगता कि जैसे कि कोई मेरे कमरे में आता है, ऐसे करके मुझे लगता। उसके बाद जब ऐसी हालत हो गई और मेरे पास भाड़ा देने को कुछ नहीं बचा, तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे बोलती है कि किसी के साथ आप सेट कर जाओ, तो वो 4-6 महीना रह करके लिव इन में देखो तो आपको कुछ समझ में आएगा, आप अपना सेटल डाउन कर जाओ। हाँ, मुझ पर प्रेशर देती, 2-3 लोग भी आते, हाँ, मुझसे बातें करते, और बहुत बदतमीज किस्म के लोग। तो उसमें से मेरा एक वेल विशर या पर जिस पर मैं विश्वास करती थी, सत्यनारायण, एक लॉयर थे, तो अक्सर वो आते जाते थे। तो बहुत बाद में पता चला कि सत्यनारायण भी मेरे पिताजी के शिष्य निकले, और वो भी उनके विरोधी पक्ष के व्यक्ति निकले। लेकिन मुझे नहीं पता था, मेरे दिल में उनके लिए बहुत जगह और इज्जत थी। तो इस बीच में मुझे बहुत उसके घर वाला, मतलब कि उसके वो जो जिस घर में थी, उसकी जो मालकन थी, उसके बेटे थे, उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बदल गया। और मुझे शक हुआ मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, और मेरे खाने पीने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। मेरी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। इसी दौरान वहाँ पे ये सारे मामले जो राजस में जो घटे, तो इनके खिलाफ में कोर्ट में जाने का मन मैंने कर दिया कि अगर मैं मरा गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा, मुझे अपने जीवन के लिए फाइट करनी चाहिए। और मेरे साथ जो सर्कमस्टांसेस हो गए, ये बिल्कुल क्रिमिनल ऑफेंस, तो इनके खिलाफ मुझे खड़ा होना चाहिए और कोई ना कोई मेरा साथ देगा। तो उसी दरमियान राजेश लवानिया नाम का वकील मुझे मिला। और राजेश लवानिया, मुझे नहीं पता था कि वकील तो मैंने कर लिया, वकील मुझे मिल गया, सारा स्टोरी जान गया, लेकिन कभी भी मुझ पर बिलीव नहीं किया वो। और जब भी मैं कहती कोर्ट पे बात फाइल करो तो उल्टा पुल्टा मुझे समझाता कि कोर्ट ये मांगेगा, कोर्ट सबूत मांगेगा, हाँ इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हाँ, और उसके बाद वो लोग बड़े लोग हैं, ऐसे करके। अगर अपने घर के बारे में, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, तो सब जगह वो मुझे डिप्रेस करता था, हर जगह वो मुझे निराश करता था और मुझे डराता था, हतोत्साहित करता था मुझे, हाँ। तो और मुझे पैसे की मदद 1500-2000 करके वो मुझे इस तरह से करता था। पहले तो मुझे उस पर बहुत भरोसा हुआ, लेकिन जिस तरह से मुझे पता चला, जिस तरह से मैं अनुभव करने लगी, ये मेरे मामले में वो लटका रहा है, और मेरा मामला में जहाँ मुझे सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे मेरे टांग खींच रहा है, और पैसे दे करके वो सारी बातें मुझसे जानना चाहता है कि तुम प्लान क्या कर रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं। और जो मैं सोचती थी वो काम अधूरा हो जाता। अगर मैं कहीं पे लेटर डालती तो इसी बीच में
में मैं कितने प्रधानमंत्री के पास लेटर डाली, सीएम के पास, पीएम, सीएम, डीएम, जो वहाँ के जो थे वृंदावन के जो आसपास थे, जो सिस्टम प्रशासन में थे, उनको भी मैं कागज़ें डालती थी और रेगुलर डालती थी और वो मुझे मना करते थे। तो मुझे बड़ा शक होता था ये वकील है या क्या है। तब बहुत दिनों के बाद मुझे समझ में आया कि ये वकील मेरे साथ नहीं है, ये और मेरे पिताजी के अगेंस्ट मेरे कि मुझे पिता पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस पर भरोसा, शासन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, प्रशासन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे उनके पास नहीं जाना चाहिए। इस तरह से वो हर एक चीज़ करता था जो मुझे सपोर्ट करता, वो उस सपोर्ट से मुझे अलग करता था, डराता था, धमकाता था, मुझे संशय पैदा करता था। और ये चीज़ें क्योंकि वो मुझे थोड़ी थोड़ी मात्रा में मदद करता था, इसलिए शक मेरा पुख्ता नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस तरह से मुझे चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही थी, मुझे समझ में आने लगा था चीज़ें, शासन प्रशासन और दुनियादारी मुझे समझ में आने लगी, तब समझ में आने लगा कि वाकई वो पैसे से तो मदद कर रहा है, लेकिन वो मेरे जीवन बचाने के लिए कोई मदद नहीं कर रहा है वो मुझे। और लेकिन मुझे सबूत, पूर्ण रूप से सबूत मुझे नहीं मिल रहा था। इसी दरमियान मुझे एक बार वो दिल्ली लेते गया और दिल्ली में मुझे दिल्ली लेते गया और दिल्ली ले जा करके आपका जो क्या कहते हैं मेट्रो ट्रेन का एक कार्ड बना दिया, मेट्रो ट्रेन का एक कार्ड बनवाया जो आज तक मेरे पास है। और वो मुझे कहा कि वो लॉयर है और वहाँ का जो हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करता है। तो ये कार्ड बना कर कहता है कि आप खुद से वहाँ से आएंगे क्या, मेट्रो से आइएगा, जाइएगा, हाँ हम सब आपको बता देंगे और आप उसको हैंडल करना, मैं यहाँ से आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा, इस तरह से करके। और वो किसी बहाने से, और मैं पहली बार दिल्ली, हाँ पहली बार मेट्रो, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ऊपर से 16 साल में बेड रेस्ट रही एक तरह से, तो मैं पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट थी। आपने इतने बड़े बड़े लोगों से मेरा फाइट था, मेरे घर में लोग हत्या करना चाह रहा था, वृंदावन में हत्या करना चाह रहा था, और मुझे दिल्ली ले गया और दिल्ली में मुझे इस तरह से छोड़ने लगा। तो एक दिन मुझे बोला, जब मैं दिल्ली मेट्रो में थी तो मुझे फ़ोन करके वो बोलता है कि तुम कहाँ हो, तुम यहाँ से यहाँ चली जाओ, हाँ। और उसके बाद मुझे रूट भी नहीं पता कि एक पिंक था और दूसरा ब्लू, हाँ पिंक और ब्लू लेन करके कुछ था। तो वहाँ पे भी जिस तरह से मुझे छोड़ दिया कि मैं अभी आ नहीं पाऊँगा, तुम उसको मैनेज करो। और मैंने किसी लड़के को बोल करके और सारा मामला मैं जाने कि भाई कि ये ब्लू वाला और पिंक वाला मामला क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये रूट का मामला है। तुरंत, क्योंकि मेरा ब्रेन पावर बहुत अच्छा है, तो मैंने सारा कैलकुलेट करके वहाँ से गाड़ी में बैठ करके अकेले में वृंदावन आ गई। दूसरा वो, तो जब वो फ़ोन करके मुझसे बोलते कि तुम अभी कहाँ हो, तो मैं कहती हूँ वृंदावन, तो कहते कि तुम वृंदावन पहुँच गई। उसको यकीन नहीं था कि मैं दिल्ली जैसे जगह में मैं अकेले वापस जा सकती हूँ। मतलब कि उसको ये प्लान था कि वो दिल्ली में अगर मुझे छोड़ देता है तो मैं कभी अपने वृंदावन, अपने घर में वापस नहीं पहुँच पाऊँगी। और दूसरी बार जब मुझे ले गया था तो मुझे इंस्ट्रक्ट करके ले गया था, किसी को बोलना नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं, कोई डिस्टर्ब ना कर दे, तुम यहाँ से सीधे दिल्ली जाना। और मुझे अकेली दिल्ली भेज दिया और ओयो होटल का पता बता दिया और मैं ओयो होटल चली गई। और सामने, और दिल्ली के वो ओयो होटल के ठीक सामने एक म्यूनिसिपैलिटी का एक स्कूल था। लेकिन जिस ओयो होटल में मैं गई थी, तो जैसे मैं उस ओयो होटल में गई, वैसे ओयो होटल का उसी समय पैसा ले लिया, लाइट गुल हो गया और पानी का कनेक्शन, टंकी का पानी का कनेक्शन बंद हो गया और जितने भी स्टाफ थे सब गायब हो गए। मुझे तो ये बात मुझे स्ट्राइक कर गई, क्योंकि धनबाद में भी ऐसा ही हुआ था एक बार, जब मैं क्या कहते हैं रेड क्रॉस में थी, तो यहाँ पे भी मुझे मारने की प्लानिंग बनी थी और ठीक ऐसे ही प्लानिंग थी वहाँ पे। और एक नारी आश्रम है, नारी औरतों का आश्रय है आपका टाउन हॉल के पास धनबाद में। वहाँ पर भी यही हाल हुआ था कि पानी की टंकी बंद हो गई थी, लाइट गुल हो गया था, सब स्टाफ भाग गया था और मैं बहुत मुश्किल से मैं जिंदा बची थी। और मैं ओयो होटल में भी यही हालत हुआ। ओयो होटल में जब ऐसा हालत हुआ तो उस समय मेरे मोबाइल पे मेरे फास्ट फ्रेंड थे, एक बहुत अच्छे दोस्त थे, कभी हम लोग मिले नहीं है, लेकिन मोबाइल पे हमेशा मेरी बात होती थी वीडियो कॉल से। वो कौन थे? वो तिहाड़ जेल के DSP थे, अंजनी कुमार। उनसे मैं झूठ मूठ का फ़ोन में बात करने लगी कि अंजनी कुमार, मैं यहाँ हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है,
आप लेने के लिए आओ, तो मैं झूठ मूठ का बात करने लगी, क्योंकि वो कभी फ़ोन उठाते कभी फ़ोन नहीं उठाते। और जब वो और ये भी मैंने उस समय मैंने ये बात को रिपीट किया कि मैं IAS ऑफिसर, मेरे हस्बैंड मेरे राजेंद्र प्रसाद, इस तरह से करके मैं उसको बताना शुरू कर दी कि मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ। हाँ, मेरा जो सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट है, उल्टा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट है। तो वो जो स्टाफ था वो डर के मारे वो भाग गया, और उसके बाद 2-4 लोगों को भी बुला कर रखा, और मुझे बोलता है कि यहाँ पे पुलिस की मतलब कि इंस्पेक्शन पड़ने वाली है मैडम। सो आज हम लोग को होटल में एक भी कस्टमर को रखना नहीं है, आप चाहिए तो। और जो पैसा मुझे उसने लिया था वो पैसा कम से कम आधा मुझे लौटा दिया, और उस आधे पैसे से मैं वापस आ गई, वरना उस जगह पे मैं मारी जाती। वो अंजनी कुमार और डॉक्टर राजेंद्र का नाम सुनने के बाद वहाँ से मुझे छोड़ा, वरना वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो गए थे, सब कुछ लॉक हो गया था। और तीसरा कहाँ पे, यस, जब मैं गोवर्धन में थी, तो राजेश लवानिया ने गोवर्धन में मेरे रहने का इंतजाम किया। कहा कि मैं आपका वेल विशर हूँ। हाँ, क्योंकि मैं वेल विशर ही समझती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वाकई उनका इंटेंशन क्या है। वो मुझे वो मुझे गोवर्धन की एक गेस्ट हाउस में रुकवाया, और गेस्ट हाउस का नाम मुझे ठीक से अभी याद नहीं है, वृद्धा आश्रम करके कुछ था, लेकिन अंदर का मामला कुछ और था कि लोगों को वो मतलब कि नाम वृद्धा आश्रम था, लेकिन लोगों को वो रेंट पे रखता था, और वहाँ पे 1 महीना का रेंट दे करके मुझे रखा था। और उसका जो मैनेजर था, उसकी पत्नी थी, वो बहुत सस्पिशियस थी। वो जब भी मैं जितने दिन मैंने वहाँ पे खाना खाए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, जो बेटर हो रही थी वो ख़राब होने लगी तबीयत वापस। और जिस कमरे में मैं सोती थी, उसी कमरे में अचानक जो टैप में करंट आना शुरू हो गया। और करंट आना शुरू हो गया तो ये बात की चर्चा मैंने कई लोगों से की, तो आकर के वो मिस्त्री बुला करके वो उसको ऑफ करवाया, हाँ उसको ठीक करवाया। और वहाँ पे अगर उस करंट के नीचे अगर मैंने उस दिन वो चेक नहीं किया होता, डायरेक्ट उसके नीचे बैठ करके स्नान कर लिया होता जैसे हमेशा करती हूँ, तो उस दिन मैं ख़त्म थी। और खाने का सिचुएशन ऐसा हो गया कि खाना खाने के बाद जिस तरह से हालात बिगड़ना शुरू हो गया, मैं समझ गई कि मामला यहाँ पर भी गड़बड़ हो गया। और इतनी गड़बड़ हो गई कि मेरा उठना बैठना चलना फिरना सब मुश्किल हो गया। तब मैंने लवानिया को बोला कि यहाँ पे लवानिया सर कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। तब ये बात वो भाप गया, और वो मुझे बोलता नहीं अगर ऐसा है तो ये आश्रम छोड़ दीजिए, हम आपको दूसरा आश्रम में दूसरी जगह हम आपको शिफ्ट कर देंगे। ये बात बोला, उसके बाद मैं इतनी भोंदू उस जगह पे उस टाइम इतनी भोंदू हो गई कि उसकी हर बात पे भरोसा, सब कुछ खुल रहा था कि वो किस तरह से मुझे हैंडल कर रहा है, और अपने आप को वेल विशर दिखा रहा है, लेकिन हर एक खतरनाक जगह पे मुझे भेज रहा है। इसके बाद छुपा कर शाम को 6 बजे मुझे वहाँ से अपने गाड़ी में ले करके मथुरा में एक जनकपुरी में एक नीमा गर्ल्स हॉस्टल था, वहाँ पे वो मुझे छोड़ दिया और पैसे दे करके छोड़ दिया, कहा कि यहाँ पे आप आराम से रहे। और वहाँ पे लगभग 6 से 7 दिन होते वहाँ की जो उस कमरे का जो शेयरिंग जिसके साथ था, प्रियंका नाम की लड़की थी, वो दीदी मुझे बोलती। एक दिन वो मुझे 1 कप चाय पिलाई, और चाय पिलाने के बाद आधा घंटा भी नहीं होगा, 15-20 मिनट के बाद कहती है कि मुझे गांव जाना है, मेरा फ़ोन आ रहा है, और चली गई गांव। और उसकी चाय पीने के साथ मैं तुरंत अपने बेड पे गिर गई भरभरा के। मैं बिल्कुल ठीक हो रही थी, मैं ऑटोमेटिकली ठीक हो रही थी, और मैं भरभरा के गिर गई। मैं समझ गई कि गड़बड़ हो गई, और पूरा दुनिया इस तरह से घूमने लगा। उसके बाद उसका फ़ोन आता है, प्रियंका का, कहती दीदी तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने बोली थी जब तो जा रही थी तो मैं तो ठीक थी, लेकिन जब तबीयत खराब हुई तब उसकी फ़ोन आई। लेकिन यहाँ पे मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मुझे लगा कि अब दुनिया छोड़कर मैं जा रही हूँ, अब और नहीं, ख़त्म दुनिया मेरी। लेकिन उसी समय मेरे मन में दिमाग में स्ट्राइक किया कि मौसमी तुमको जीना है, तुम उठो। मैं मन को मजबूत करके मैं उठी, और उसी हॉस्टल की ठीक थोड़ी दूरी पे, मुझे लगता है कि 40-50 कदम की दूरी पे एक बंगाली डॉक्टर था। उसको मैं नहीं बताई कि मुझे ऐसा हो रहा है, कि मुझे किसी ने चाय पिला दी और मेरी तबीयत
एट ए टाइम ख़राब हो गई। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे लगता है मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँ, सांस नहीं ले पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ, माथा घूम रहा है, हालत बहुत ख़राब। तो उसने मुझे इंजेक्शन पे इंजेक्शन, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया कि वीकनेस इसकी चली जाए, और कम से कम 6-7 दिन लगातार इंजेक्शन पड़ा, तब जाकर मैं अपने पैर पे खड़ी हुई। और उसी समय मैं समझ गई कि लवानिया बहुत गलत व्यक्ति है। इस पे और जिस तरह से मेरे ऊपर जान पे अटैक हो रहा है ना, जिस तरह से होटल में हुआ था बसेरा ब्रिज भूमि में, ठीक वैसे ही अटैक वहाँ पे जनकपुरी में राजेश लवानिया ने करवाया था। और ये बात खुलने के बाद धीरे 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 मैं समझ गई कि मेरी हालत ठीक नहीं है, और मैं उनका फ़ोन को मैंने ब्लॉक किया। और उस समय एक साधु था कि वृंदावन बरसाने में मिला था, दानिश करके। तो वो साधु मुझे कहता था मैं आपकी सेवा करूँगा, और उस साधु पे भरोसा करके मैंने उनको बुलाया, और उनके साथ वो मुझे मुजफ्फरनगर ले गया। आगे की फिर घटना बताती हूँ। राधे श्याम।